Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 5th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ बहुत बार रिपीट होने वाली है आने वाले दिनों में। तो दिल्ली एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आया था लिकर को लेकर लास्ट ईयर, और उसके बाद ये कहा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है और यहाँ पर पार्टी फंड के लिए पैसे इकट्ठा किए गए हैं इस लेकर पॉलिसी के चलते। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर आपके लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन अरेस्ट हो चुके, उसके बाद मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो चुके, कल यहाँ पर संजय सिंह का अरेस्ट हो गया। आपके लिए न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। फ्लैश फ्लड इन सिक्किम। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में, ये डिज़ास्टर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज पर, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। Next, we will look at immunity of MPs and MLAs if acts involve element of criminality. तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली यहाँ पर क्या कहना है कि जो MPs और MLAs को इम्यूनिटी मिली हुई है उसको देखा जाएगा अगर यहाँ पर क्रिमिनलिटी के एलिमेंट इन्वॉल्व है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पता होगा कि आर्टिकल 105 जहाँ पर MPs को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलते हैं और 194 जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एग्जामिन करेगा कि MPs और MLAs एंटाइटल टू इम्यूनिटी हैं, जो भी उन्होंने वोट किया हो या जो भी उन्होंने स्पीच दी हो पार्लियामेंट या असेंबली में, लेकिन उन एक्ट्स जो हैं वो एक्ट्स उसमें यहाँ पर क्रिमिनलिटी है, तो इसको लेकर ये देखा जाएगा। अभी देखने की क्यों ज़रूरत है, मतलब यहाँ पर क्रिमिनलिटी की बात की गई है, उसके बाद आप कह रहे हो कि देखेंगे कि यहाँ पर प्रिविलेजेस इनको सेव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक जजमेंट आया था PV नरसिम्हा राव केस का जिसमें ये कहा गया था कि अगर यहाँ पर ब्राइबरी भी ली जा रही है तब भी यहाँ पर इसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं। तो इन द PV नरसिम्हा राव केस वेयर द मेजॉरिटी हैड हेल्ड दैट लेजिस्लेटर्स वर इम्यून टू प्रोसिक्यूशन ऑन ब्राइबरी चार्जेस फॉर देयर स्पीच और वोट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब ये जो जजमेंट था ये उस समय का मेजॉरिटी जजमेंट था, लेकिन जो माइनॉरिटी जजमेंट था उनका ये कहना था कि यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए अगर यहाँ पर ब्राइबरी चार्जेस हैं, और इम्यून टू प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए फॉर द स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट अगर यहाँ पर ब्राइबरी चार्जेस हैं। तो यहाँ से एक और टॉपिक आता है जो कि है जुडिशियल मेजोरिटेरिज्म। तो फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे जजमेंट्स देखते हैं जो कि 5:4 में आते हैं, तो इसका मतलब जो 5 जजेस ने कहा वो कह दिया जाता है कि ये होने वाला है, और जो 4 जजेस ने कहा वो यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर जनहित अभियान केस के बारे में भी सोच सकते हैं जहाँ पर EWS कोटा को अपहेल्ड किया गया, तो वहाँ पर भी ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जुडिशियल मेजोरिटेरिज्म का। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहाँ पर जो माइनॉरिटी जजमेंट होता है बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो माइनॉरिटी जजमेंट था ये सही था एंड जो मेजॉरिटी जजमेंट था ये गलत था। फॉर एग्जाम्पल ये जो PV नरसिम्हा राव केस है इसमें मेजॉरिटी जजमेंट ये था कि जो लेजिस्लेटर्स हैं ये इम्यून होने चाहिए टू प्रोसिक्यूशन एंड ब्राइबरी चार्जेस फॉर देयर स्पीच ऑन वोट इन पार्लियामेंट, लेकिन जो मिनॉरिटी रूलिंग थी उसका ये कहना था कि जो यहाँ पर MPs और MLAs हैं इनको इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 105 और अंडर आर्टिकल 105 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑफ ब्राइब फॉर द पर्पस ऑफ स्पीकिंग और बाई गिविंग हिज वोट इन द पार्लियामेंट और इन एनी कमिटीज देयर ऑफ। तो बेसिकली अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी करंट अफेयर वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली न्यूज़ है तो आपको सारा हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएगा, प्लस जुडिशियल मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे मेंस में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोडिफाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपके पास पॉजिटिव में भी कुछ पॉइंट्स होने चाहिए क्यों करना चाहिए और कंसर्न क्या है कि क्यों नहीं करना चाहिए, और आपके पास कंक्लूजन पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप PDF नहीं बाय करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद से कोडिफिकेशन ऑफ द प्रिविलेजेस ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सिटी पेज पर वही है, संजय सिंह का अरेस्ट हो गया है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। बिटवीन October 22 एंड September 23 दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, रिपीटेड न्यूज़ है, ये हमने डिस्कस करेंगे। इन 2 स्कीम्स फॉर विच फंड्स स्टॉप्ड बंगाल टॉप्स डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के लीडर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में आकर। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि स्कीम्स के लिए जो सेंट्रल फंड्स है वो रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। कौन सी स्कीम? तो पहली मनरेगा है, दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब यहाँ पर सेंटर फंड क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा? तो सेंटर का बेसिकली ये कहना है कि जो भी यहाँ पर फंड्स दिए जा रहे हैं वो साइफन ऑफ हो जा रहा है और वो यहाँ पर बेनिफिशरीज तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है और उस एक्शन की रिपोर्ट सबमिट नहीं करती तब तक यहाँ पर फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाएंगे।
तो ये फेडरलिज्म में कहीं आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, क्योंकि फेडरलिज्म तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ईडी कैन रिडेक्ट सेंसिटिव पोर्शंस फ्रॉम डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली ये कहना था कि ईडी अगर किसी को भी अरेस्ट कर रही है तो उसको राइटिंग में देगी कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। अक्यूज्ड को अगर यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी अगर राइटिंग में दे रही है तो जो भी यहाँ पर सेंसिटिव पोर्शन है जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है उसको रिडेक्ट किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो in its October 3rd judgment directing the Enforcement Directorate to furnish the grounds of arrest in writing to accused persons, the Supreme Court also gave the agency liberty to redact any sensitive portions that may find mention in the document so as to safeguard the sanctity of the investigation. लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स हो रहे हैं तो 77% वोटिंग हुई है। डिफेंस मिनिस्टर रिलीज 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट एट 2-day नेवी सेमिनार। तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्टेप ये भी है कि यहाँ पर लिस्ट तैयार की जाती है कि इन आइटम्स को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या लिमिटेड मात्रा में इंपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पर पुश मिल सके। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन वेंसडे रिलीज्ड द 5th पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट ऑफ द 98 आइटम्स फॉर विच इंपोर्ट बैन होगा बियॉन्ड इंडिकेटेड डेडलाइंस अगेंस्ट देम। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। कर्ब्स ऑन न्यू मेडिकल कॉलेजेस ड्रॉ तमिलनाडु आयर। तो यहाँ पर क्या नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये बोला है कि जो भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुल सकते हैं उनके ऊपर एक लिमिट होगी, तो 100 MBBS सीट्स होनी चाहिए फॉर 10 लाख। इसका रीज़न क्या हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर इंजीनियरिंग से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स खुल गए, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना ज़्यादा ख़राब है। जो वहाँ से इंजीनियरिंग करते भी हैं उनको भी कोई जॉब्स नहीं मिलती है, वो बेसिकली यहाँ पर अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि कोई इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज है ही नहीं। तो ऐसा MBBS के साथ ना हो, इसीलिए यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने गाइडलाइंस निकाली हैं कि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस ही खोल सकते हैं और उसमें लिमिटेड लोगों को ही एडमिशन दिया जा सकता है। लेकिन तमिलनाडु का ये कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स में डॉक्टर नहीं है, तो हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, आप ऐसे लिमिट क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि आप स्टेट की पावर को लिमिट करने की कोशिश करो थ्रू दीज नोटिफिकेशंस। तो रीसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन लिमिटिंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैज इनवाइटेड द wrath of the Tamil Nadu government, with Chief Minister M.K. Stalin calling it कि डायरेक्ट इंक्रोचमेंट ऑन द स्टेट राइट्स। द कंटेंशियस NMC गाइडलाइंस प्रपोज दैट कि अगर हम 2023-24 के एकेडमिक ईयर से देखें तो न्यू मेडिकल कॉलेजेस विल ओनली रिसीव परमिशन फॉर एनुअल इनटेक्स ऑफ 50, 100 और 150 स्टूडेंट्स। मोर ओवर दीज कॉलेजेस मस्ट अडेयर टू अ रेशियो ऑफ 100 MBBS सीट्स फॉर एवरी 10 लाख। तो बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन का ये मानना है कि कम सीट्स होंगी, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा। तो ये सब है। अगर हम यहाँ पर बात करें तमिलनाडु गवर्नमेंट की, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमें सोशल जस्टिस इंश्योर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे यहाँ पर कोचिंग्स ले सकते हैं, जिन बच्चों के पास यहाँ पर फैसिलिटी है वो तो पढ़कर इन MBBS सीट्स को सिक्योर कर लेंगे, लेकिन बाकी बच्चों का क्या, जो कि MBBS सीट्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे लेकिन उनका डॉक्टर बनने का सपना है। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही है, तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो फेडरलिज्म के पॉइंट में आप ये पॉइंट बिल्कुल मैंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ VCs इन वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स नॉट वैलिड, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप पंजाब फॉर नॉट कंस्ट्रक्टिंग इट्स पार्ट ऑफ द SYL कैनाल। तो SYL क्या है, सतलज यमुना लिंक। तो यहाँ पर हरियाणा ने तो अपना पोर्शन बना लिया, लेकिन पंजाब नहीं बना रहा क्योंकि पंजाब एक्चुअली यहाँ पर वाटर शेयर नहीं करना चाहता है। 2 इंडियन सिरप्स कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक लेवल्स। तो ये कहा जाता है ना कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडियन सिरप्स जो थे, इसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल पाया गया जो कि इंडस्ट्रियल लेवल का है, जो कि ह्यूमंस के लिए फेटल हो सकता है। तो गाम्बिया में हमने ऐसे कफ सिरप्स भेजे थे और वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। वैसे ही उज़्बेकिस्तान में भी यहाँ पर बच्चों की डेथ हो गई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस तरीके से ही काम करते रहे तो जो इंडिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली इमेज है, इसके ऊपर एक डेंट लगता है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अब ये लोग इंडस्ट्रियल लेवल का क्यों यूज़ करते हैं और मेडिकल ग्रेड का क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल का यहाँ पर सस्ता पड़ता है, तो कॉस्ट को बचाने के लिए लोग ये करते हैं। और 2 इंडियन सिरप्स पाए गए जो कि कंटामिनेटेड थे विद टॉक्सिक लेवल्स ऑफ केमिकल्स, जो कि डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल था। आगे हम चलते हैं। अ फ्रॉट बॉर्डर क्रॉसिंग। तो यहाँ पर डायस्पोरा की बात की गई है। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि ये जो करंट गवर्नमेंट है इसने डायस्पोरा को पॉलिटिसाइज कर दिया है। अब डायस्पोरा को पॉलिटिसाइज करना गलत है। कैसे डायस्पोरा को पॉलिटिसाइज कर दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे मोदी जी जापान जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो प्लाकार्ड लेकर खड़ा रहता है और चैंट करता है मोदी मोदी। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है और सारे व्यू पॉइंट ऑथर के हैं।
ठीक है। तो recent events pertaining to pro-Khalistan activists in the Western countries once again bring into focus the diabolical role of the some overseas Indian groups जो कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. This is a manageable challenge for the Indian state even when caught on the wrong foot. One must however distinguish कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स क्या है और पॉलिटिकल एक्टिविज्म कौन कर रहा है. ठीक है, एंटी इंडिया एलिमेंट्स जैसे खालिस्तानी या एंटी इंडिया एलिमेंट्स हो जाते हैं. पॉलिटिकल एक्टिविज्म, अब जैसे यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा होगा, कुछ लोग यहाँ पर करंट गवर्नमेंट रिजीम को सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग यहाँ पर ऑपोज भी करते होंगे. तो जो सपोर्ट करते हैं वो तो आपको मीडिया के द्वारा दिख जाते हैं कि हाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन जो नहीं सपोर्ट करते हैं उनको भी तो चाहिए कि उनकी भी मीडिया विजिबिलिटी हो, और जिसकी वजह से हमें दिखता है कि ये लोग नहीं सपोर्ट करें. तो यहाँ तक तो सही है कि कुछ लोग यहाँ पर करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं. लेकिन जो यहाँ पर एंटी इंडिया एलिमेंट्स जैसे कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. तो इसको हमें डिप्लोमेसी लेवल पर उठाने की ज़रूरत है. The growing political engagement of overseas Indians in host and home country politics has become a challenge for Indian diplomacy. Political elements in the Indian diaspora critical of the Prime Minister Narendra Modi are one side of the same coins. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनकैश करने की भी तो कोशिश कर रही है ना थ्रू ओवरसीज इंडियंस, कि यहाँ पर थोड़ा पॉलिटिकल गेन हो जाए. तो बाई मोबिलाइजिंग ओवरसीज इंडियंस एवरी टाइम जब भी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, एनकरेजिंग देम टू चीयर मोदी 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 एंड ड्रॉइंग देम इनटू डोमेस्टिक पॉलिटिकल कैंपेनिंग इन इंडिया, तो बीजेपी हैज़ हेल्प्ड पॉलिटिसाइज द डायस्पोरा. अब यहाँ पर जो डायस्पोरा वो पॉलिटिसाइज हो चुका है. तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे वो लोग भी तो होंगे जो कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भी मीडिया विजिबिलिटी चाहिए. सो इफ इन लंडन, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन एंड अक्रॉस द वर्ल्ड प्रो मोदी ग्रुप्स आर शोन ऑन द इंडियन टेलीविजन, those politically opposed to his leadership also seek media visibility. The ruling dispensation in New Delhi would know that it in fact took the first step in the political mobilization of the diaspora. तो आपने पहले इनको politically mobilize किया है. तो if the BJP ensured publicity at home for pro-Modi group overseas, others have sought publicity for not just anti-Modi groups but also anti-India elements, जैसे कि खालिस्तान की बात की गई है. फिर यहाँ पर ये बताया गया कि डायस्पोरा को लेकर इंगेज कैसे होना चाहिए, क्या उनका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पर 3 व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम देख लेते हैं. नेशनल मूवमेंट के दौरान यहाँ पर 3 व्यू पॉइंट्स आए थे. तो पहला व्यू पॉइंट क्या है, तो कुछ पर्सन जैसे कि आगा खान एंड सर फिरोज शाह मेहता, ये इनका ये कहना था कि हमारे क्लोज रिलेशनशिप होने चाहिए ब्रिटिश इंपीरियल टेरिटरीज़ के साथ. ये इंडियंस के लिए डेस्टिनेशन बन सकती है, और जो ओवर पॉपुलेटेड इंडिया है तो इंडिया थोड़ा बर्डन फ्री हो जाएगा, रिसोर्सेज का क्रंच नहीं होगा अगर कुछ लोग ओवरसीज जाकर सेटल हो जाएंगे. तो पहला व्यू पॉइंट तो ये है. तो दे होप दैट एन ओवर पॉपुलेटेड इंडिया कुड रिलीव इटसेल्फ ऑफ दिस बर्डन बाय कंटिन्यूइंग टू एनकरेज इंडियंस टू सेटल ओवरसीज. दूसरा व्यू पॉइंट क्या है, तो सेकेंड ग्रुप कंसिस्टिंग तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वेंट स्टेप फर्दर. इनका ये कहना था जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है इसको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलना चाहिए, और जिस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के सिटीजन्स को ट्रीट किया जा रहा है उस तरीके से ही इंडियंस को भी ट्रीट किया जाना चाहिए एज सब्जेक्ट्स ऑफ द एम्पायर. ये ग्रुप ये मानता था कि माइग्रेंट्स और नेटिव्स दोनों के पास इक्वल स्टेटस होना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि इनकी नेशनल और एथनिक ओरिजिन क्या है. फिर यहाँ पर तीसरा ग्रुप जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने डिसअग्री किया था बाकी सारे व्यूज से, डिस्क्राइबिंग देयर्स एज अ ह्यूमैनिटेरियन व्यू. Desai notes that both Gandhi and Nehru wished that in overseas British territories जो इंडियन कम्युनिटी है ये इवेंचुअली मर्ज हो जाए नेटिव पॉपुलेशन के साथ. दे शुड नॉट रिटेन एनी डुअल लॉयल्टी, कि आपकी होम के साथ भी लॉयल्टी, आपकी होस्ट कंट्री के साथ भी लॉयल्टी, आप जहाँ जाकर रह रहे हो वहाँ पर ही आप अपनी लॉयल्टी दिखाओ. तो नेहरू वुड ऑफन रिमाइंड ओवरसीज इंडियंस कि ये इंटीग्रेट हो जाए होस्ट कंट्रीज़ के साथ, सिक्योरिंग फॉर देमसेल्फ की जो भी सिटीजनशिप के राइट्स नहीं इनको भी मिले. ये यहाँ पर तीसरा ग्रुप का मानना था. और जो भी हमारा डायस्पोरा उसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल गेन के लिए तो यूज़ ना किया जाए. तो आवर इंटरेस्ट इन देम बिकम्स कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड नॉट पॉलिटिकल. नेक्स्ट हम चलते हैं द मॉर्निंग नॉक. ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, कल हमने देख लिया कि यूएपीए कैसे लगा दिया गया है न्यूज़ क्लिक के एडिटर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ पैसा रिसीव किया है, ऐसी न्यूज़ है. अनडूइंग रिफॉर्म, तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया जो कि कल हमने डिस्कस कर लिया था. एक पॉइंट और इसमें बताया गया है कि अगर आप भले ही जैसे 1 लाख रुपए किसी की सैलरी है, लास्ट सैलरी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए है, तो ओपीएस के अकॉर्डिंग उसको 50,000 रुपये मिलता है. तो स्टेट्स का ये कहना है ठीक है आप 50,000 मत दो, लेकिन आप क्या करो, आप पे मैट्रिक्स के साथ लिंक कर दो मिनिमम लेवल ऑफ पे की 50,000 ना सही 30,000 मिलेगा, लेकिन 30,000 फिक्स आपको मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन ऑथर का क्या कहना है कि अगर आप इस तरफ भी जा रहे हो तब भी आप रिफॉर्म को अंडू कर रहे हो, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर कमी होती है, जैसे कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया गया बॉन्ड्स में शेयर्स में, ये 30,000 रुपये नहीं जनरेट कर पाए, ये सिर्फ यहाँ पर 25,000 रुपये ही जनरेट कर पाए. तो जो 5,000 का गैप है ना, ये स्टेट को ही फिल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट के ऊपर
फिजिकल डेट इंक्रीज होगा। द डिमांड फॉर रिटर्निंग टू द ओल्ड पेंशन स्कीम इज गेनिंग ट्रैक्शन। बहुत सारे स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये ओपीएस में शिफ्ट हो ही चुके हैं। इन अप्रैल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैड फॉर्म्ड अ कमिटी हेडेड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ने अपने इनपुट दिए हैं। स्टेट्स का ये कहना है कि शॉर्ट पेंशन स्कीम होनी चाहिए, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन साथ में यहाँ पर डिफाइंड बेनिफिट भी होना चाहिए। अगर हम एनपीएस की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो डिफाइंड है, बेनिफिट कितना मिलेगा ये नहीं पता है। लेकिन अगर ओपीएस की बात करें तो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम थी कि पक्का था कि आपको इतना बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, गांधी ऑन कैमरा, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बात की गई महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है केज्ड पैरट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ के पास कितना फ्रीडम होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो सके। तो रीसेंट वीक्स हैव सीन अ हीटेड डिबेट ऑन एकेडमिक फ्रीडम इन इंडियाज़ यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इंडिया की यूनिवर्सिटी की बात करें या हम अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी उतना फ्रीडम नहीं है जितना दिखाया जाता है कि बहुत फ्रीडम है। तो डेटा फ्रॉम द यूनेस्को शो इंडिया टू बी द कंट्री जहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग हायर एजुकेशन में ज़्यादा है, और जो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पर पब्लिक स्पेंडिंग इतनी नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जिस कंट्री में लोगों के पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं है वहाँ पर आप हायर एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करो। तो बेसिकली AR देसाई की एक बुक है द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, जिसमें इस पॉइंट को बताया गया है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो वेलफेयर स्टेट का ये सिर्फ मिथ है, ये एक्चुअली वेलफेयर स्टेट है नहीं। क्योंकि आपको पहले प्राइमरी एजुकेशन में पैसा खर्च करना चाहिए, तो आप यहाँ पर हायर एजुकेशन में खर्च करो। पहले आपने यहाँ पर IIMs बना दिए, IITs बना दिए। तो डेटा फ्रॉम द यूनेस्को शो इंडिया टू द कंट्री इन विच पब्लिक स्पेंडिंग पर स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इन रिलेशन टू दैट इन द प्राइमरी schools is the highest. Public policy in India has privileged higher education for decades now. Whether this was justified ये कभी और ऑथर बताएंगे। ऑथर अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे केज किया जा रहा है। एकेडमिक फ्रीडम इज एट टाइम्स कन्फ्यूज विद द फ्री स्पीच। लेकिन फ्री स्पीच और एकेडमिक फ्रीडम दो अलग अलग बातें हैं। फ्री स्पीच में कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, डेफेमेशन नहीं होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। तो आर्ग्यूबली देयर शुड बी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री स्पीच एक्सक्लूडिंग फ्रॉम इट्स एम्बिट। हेट नहीं होना चाहिए, प्रिवेसी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, डेफेमेशन नहीं होना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया जय भट्टाचार्य का, जो कि स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में है, और उन्होंने 2020 में एक एकेडमिक पेपर लिखा कि जो भी यहाँ पर US में लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं उसकी कितनी एफिकेसी है। तो US गवर्नमेंट यहाँ पर एंगर हो गई और उन्होंने एक्सेस टू सोशल मीडिया को ब्लॉक करने की कोशिश की, जो उनकी जय भट्टाचार्य की एक्सेस होगी। अ लीगल बैटल एंस्यूड एंड द US कोर्ट्स रूल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट कि आप यहाँ पर फ्री स्पीच को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर साइंटिस्ट के पास राइट है टू प्रोपेगेट हिज रिसर्च फाइंडिंग्स। अगर हम इंडिया में बात करें तो वी कांट अवॉइड आस्किंग द क्वेश्चन वेदर वी वांट टू प्रोड्यूस टेक्नो ड्रोन्स परफॉर्मिंग रूटीन टास्क और वर्ल्डली फिलोसफर्स इमेजिनिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड। ड्रोन्स एंड फिलोसफर्स रिप्रेजेंटिंग माइंडसेट्स एग्जिस्ट अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। तो बेसिकली ऑथर का यही कहना है कि यहाँ पर केज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ड्राइंग लाइन्स इन कावेरी वाटर्स। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि यहाँ पर जो कर्नाटका है इसको यहाँ पर 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर पर सेकंड रिलीज़ करना है तमिलनाडु के लिए। लेकिन कर्नाटका का ये कहना है कि हम ये रिलीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मानसून अच्छा नहीं रहता हर बार, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच तो नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर बेंगलोर बंद वगैरह हुआ था कि हम ये पानी रिलीज़ नहीं करने वाले हैं। तो ऑथर ने क्या कहा, ऑथर ने कहा कि यहाँ पर जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है ये इस वर्डिक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेगी। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देख रही है, क्या ये सक्सेसफुल है भी या नहीं है, ये सब ऑथर ने यहाँ पर बताया है। द कावेरी डिस्प्यूट हैज़ फ्लेयर्ड अप अगेन द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2018 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट री एडजुडिकेटेड द डिस्प्यूट आफ्टर द ट्रिब्यूनल गेव इट्स अवार्ड। और यही है बेसिकली यहाँ पर 3000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर को रिलीज़ करना है कर्नाटका को, तमिलनाडु को एवरी सेकेंड। द बेंगलुरु बंद ऑन September 26, फिर स्टेट वाइड बंद हुआ September 29, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, सेवरल कैंसिल फ्लाइट्स और इकॉनमी हॉल्ट हो गई अगर हम बात करें कर्नाटका की। नेक्स्ट है विमेंस बिल। हम देख चुके हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। अब हम चलते हैं आगे। बिहार कास्ट एंड सर्वे। तो ये आर्टिकल आपके ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल हो, बाकी आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बिहार की बात करें तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो व्हाट वाज द कास्ट लैंडस्केप लाइक इन बिहार। तो बिहार में अगर हम बात करें तो एक्चुअली जो डोमिनेंस थी वो किसकी थी, मेजर लैंड ओनर कास्ट की, डोमिनेंट कास्ट की, जैसे कि भूमियार, ब्राह्मण्स, राजपूत, लालाज हैव हिस्टोरिकली डोमिनेटेड बिहार्स पॉलिटिकल इन द कास्ट लैंडस्केप। इनका डोमिनेंस 1970 तक अनचैलेंज था, लेकिन बैकवर्ड में भी फिर पावरफुल बैकवर्ड आते हैं जो कि पावर को कैप्चर करते हैं, जैसे यादव्स, कोयरीज, कुर्मीज। Most prominent Bihari leaders have come from one of these four castes or from the powerful backwards, जैसे कि यादव्स, कोयरीज, कुर्मीज।
1970s में क्या चेंज हुआ, तो 1970s में पहले बैकवर्ड कास्ट के लीडर जो हैं वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जो कि हैं कर्पूरी ठाकुर। 1977 में ये बनते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो बैकवर्ड कास्ट का इंसान यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनता है। 1978 में ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बहुत सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं रिफॉर्म्स को, लेयर्ड रिजर्वेशन लेकर आते हैं, जिसमें 26% कोटा को डिवाइड किया जाता है, 12% फॉर बैकवर्ड्स, 8% फॉर द पुअर। तो आप बस ये समझ लो कि सब कैटेगराइजेशन किया जाता है। फिर जेपी मूवमेंट होता है, तो जेपी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे कैरिज्मेटिक लीडर्स उठकर आते हैं, जैसे कि लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। अब व्हाट रोल डिड लालू हैव इन द इवोल्यूशन ऑफ द कास्ट रिलेशनशिप, तो अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव की वजह से जो कास्ट है, ये हमने ये देखा कि जो बैकवर्ड कास्ट है वो ऊपर आने लगी, तो डेमोक्रेसी सही मात्रा में इंश्योर हुई। लेकिन डेमोक्रेसी तो इंश्योर हुई, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ने यहाँ पर बैकसीट ले ली और डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्ग्यूड दैट लालू ट्रांसफॉर्म्ड कास्ट रिलेशनशिप्स बाय चैलेंजिंग द इंट्रेंच्ड पावर ऑफ द अपर कास्ट इन द ब्यूरोक्रेसी एंड ऑल एलीट डोमेन्स एंड बाय एम्पावरिंग लोकल इलेक्टेड लीडर्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट और मुस्लिम्स। लेकिन यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव है, इन्होंने प्रायोरिटाइज किया डेमोक्रेसी ओवर डेवलपमेंट। तो 1990s में हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कोलैप्स हो चुका है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेमोक्रेसी तो दिख रही थी हमें पर डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, और जिसकी वजह से 1990 से ही जो बिहार है इसकी ग्रोथ यहाँ पर स्टैग्नेट हो गई। फिर मंडल कमीशन रिपोर्ट की वजह से कैसे यहाँ पर कास्ट कॉन्शियसनेस इम्पैक्ट हुआ, तो बिहार में अभी भी हम देखें तो यही माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक तरीका है जब यहाँ पर लोगों की सोशल मोबिलिटी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब के बिना यहाँ पर सोशल मोबिलिटी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर चीज़ें कैसे बदलती नीतीश कुमार के बाद, तो नीतीश कुमार को ये बात समझ आ गई थी कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, मुस्लिम्स और यादव्स तो उनके साथ हैं, तो इन्होंने वो करने की कोशिश की अपर कास्ट को, दलित्स को और लोअर बैकवर्ड्स को, जिसकी वजह से इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई जो कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को ही टारगेट कर रही हैं। ऑथर का क्या कहना है, ऑथर का ये कहना है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को ओबीसीज़ का ही पार्ट समझा जाता है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के साथ डिससर्विस करने की बात है। क्योंकि ओबीसीज़ में अगर हम बात करें जैसे कि यादव्स वगैरह, तो इन्होंने बहुत सारे पावर को होल्ड कर रखा था, इनके पास वेल्थ है, इनके पास लैंड ओनरशिप है, इनका गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने ही सारे बेनिफिट ले लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो एटलीस्ट 8 पीपल वर डेड एंड 48 अदर्स इंक्लूडिंग 22 आर्मी पर्सनल ये मिसिंग हो गए आफ्टर साउथ लोनक लेक ग्लेशियर लेक एट अ हाइट ऑफ 17,000 फीट इन नॉर्थ वेस्ट सिक्किम। यहाँ पर इनसेसेंट रेन हुई और जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हो गया डाउन स्ट्रीम। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो क्यों रही हैं, हमने भी देखा कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, रीज़न यही है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स आ रही हैं। अब ग्लेशियर लेक्स जो आ रही हैं उनमें यहाँ पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड हो जाती हैं। तो फॉर ईयर्स सेवरल स्टडीज़ हैव फ्लैग्ड कि यहाँ पर जो साइज़ है साउथ लोनक लेक का लगातार बढ़ रहा था ग्लेशियर मेल्ट की वजह से, और ये ससेप्टेबल थी टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। These are large bodies of the water. Glacial lakes क्या होती हैं, large bodies of water that sit in front of, on top of और beneath a melting glacier। और अगर ग्लेशियर यहाँ पर ज़्यादा मेल्ट होंगे तो ऑफकोर्स ये जो ग्लेशियर लेक का साइज़ है ये यहाँ पर लगातार बढ़ता जाएगा। अ ब्रीच इन द लेक वॉल लीड्स टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, और जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम एरियाज में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाएगी। इसको ही बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। नेक्स्ट है हाउ साइज ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस देयर बिहेवियर एंड वाई दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। क्यों मिला है, तो हम क्या समझते हैं, हमें ये लगता है ना कि अगर गोल्ड 1 किलो है या तो 10 मिलीग्राम है तो गोल्ड सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। सिमिलरली हम सिल्वर के लिए भी मानेंगे कि एजी, अगर एजी यहाँ पर 100 किलोग्राम है या तो 10 किलोग्राम है, तो एजी जो 100 किलोग्राम है और जो 10 किलोग्राम है सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। तो हमें ये समझ आ रहा है कि एलिमेंट यहाँ पर सेम प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि अगर एलिमेंट्स यहाँ पर नैनो पार्टिकल के साइज़ में हो तो वो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दिखाएंगे, उनमें डेविएंट बिहेवियर होगा। ठीक है, तो इसी रिसर्च के लिए इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़, कि इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट्स अगर बहुत छोटे लेवल पर हैं, अगर नैनो पार्टिकल के लेवल पर हैं 10⁻⁻⁹, तो यहाँ पर ये डेविएंट बिहेवियर दिखाएंगे। सिर्फ आपको इतना ही समझना है, इससे आप क्वेश्चन तो टिक कर ही सकते हो। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो एवरी एलिमेंट एग्जिबिट करता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूजली डिटरमाइंड, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अगर रिलेटिव देखें तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ऑल्सो एवरी पीस ऑफ ए प्योर एलिमेंट एग्जिबिट एग्जैक्टली द सेम प्रॉपर्टीज। फिर यहाँ पर गोल्ड कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पर सिल्वर सेम प्रॉपर्टी दिखाएगा। बट अबाउट 40 ईयर्स अगो साइंटिस्ट स्टार्टेड डिस्कवरिंग समथिंग वेरी रिमार्केबल। उन्होंने देखा कि अगर हम नैनो स्केल रेंज में देखें तो पार्टिकल्स यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं ऑफ द सेम एलिमेंट अगर वो लार्जर साइज में है। तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेड प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। तो हमें ये समझ आ रहा है कि एलिमेंट्स अगर नैनो पार्टिकल की रेंज में हो तो वो डिफरेंट बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं।
तो ये 3% से जिनको मिला, आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अ फ्यू वीक्स लेटर एन अमेरिकन साइंटिस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड कि कैडमियम सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स में देखें तो ये भी नैनो पार्टिकल्स में यहाँ पर जो बिहेवियर है डेविएंट है। थैंक्स टू देयर वर्क नैनो पार्टिकल्स विद डिजायर्ड डेविएंट बिहेवियर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ मॉडर्न अप्लायंसेस, जैसे कि टीवी में यूज़ होता है, कंप्यूटर स्क्रीन में यूज़ होता है, एलईडी लैंप्स में यूज़ होता है। अब बात यह है कि डिफरेंट बिहेवियर शो ही क्यों कर रहे हैं नैनो पार्टिकल रेंज पर, तो इसका रीज़न है क्वांटम डॉट्स। द डेविएंट बिहेवियर ऑफ स्मॉल नैनो पार्टिकल्स अराइजेस क्योंकि क्वांटम इफेक्ट से इमर्जेंस होता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पार्ट है, ये पढ़ लेना, या पीडीएफ बाय करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये नोट्स। लेकिन अगर आप नहीं बाय करोगे तो बेसिकली आपको खुद से पढ़ना है क्वांटम टेक्नोलॉजी यहाँ पर कैसे काम करती है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। Such strange behavior at the subatomic level is described by the hugely successful quantum theory, जो कि फिजिसिस्ट ने डेवलप की थी 100 साल पहले। तो क्वांटम डॉट्स की वजह से ये सब कुछ हमें दिख रहा है। दिस वॉज मेनली बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वर कंस्टेंट इन अ स्मॉल स्पेस। यूजली इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इन अ लार्ज एम्प्टी स्पेस, लेकिन जब यहाँ पर कम स्पेस हो जाएगा तो इनका साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्क्यूज हो जाएंगे, एंड दिस इट वॉज थॉट, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये बताया गया है कि जो पीस प्राइज़ है ये नॉर्वे में क्यों दिया जाता है और बाकी यहाँ पर स्वीडन में क्यों दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं ये एल्फ्रेड नोबेल ने क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। अब ये जो एल्फ्रेड नोबेल ये इंसान था, ये 19th सेंचुरी बिजनेसमैन था और एक केमिस्ट था फ्रॉम स्वीडन, और इसने डायनामाइट को बनाया था। जब इसने इन्वेंट किया डायनामाइट, उसके बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि इसको लोग कैसे याद रखेंगे। इसने यहाँ पर डायनामाइट इन्वेंट किया, फिर इसको लगता है इसको कुछ तो शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ देना शुरू करता है। अब ये जो नोबेल प्राइज़ दिए गए, अगर हम बात करें तो सारे नोबेल प्राइज़ जो दिए जाते हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, लेकिन पीस का नॉर्वे में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे यहाँ पर ज़्यादा पीसफुल कंट्री था अगर हम कंपेयर करें स्वीडन से। तो नोबेल हिस्टोरियन सस्पेक्ट स्वीडन्स हिस्ट्री ऑफ मिलिटरिज्म मे हैव बीन अ फैक्टर बिहाइंड दिस। अगर हम नोबेल का लाइफ टाइम देखें तो स्वीडन एंड नॉर्वे ये यूनियन में थे, विच द नॉर्वेजियंस रिलटेंटली जॉइंट आफ्टर द स्वीडिश इन्वेडेड देयर कंट्री। तो यहाँ पर जो स्वीडन था इसने इन्वेट किया था नॉर्वे को, लेकिन बाद में दोनों कंट्रीज अलग हो जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंडीशन हम देख रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इन मैसेज टू इंडिया, ये जो मुइज़ू है इलेक्ट हुआ मॉलडीव्स में प्रेसिडेंट, इसने ये कहा है कि जो भी यहाँ पर फॉरेन ट्रूप्स हैं ये यहाँ से जाएं। तो इंडिया के लगभग यहाँ पर 75 पर्सनल हैं, उसको भी ये जाने को ही बोलेगा, ऐसा इसका कहना है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द मॉलडीव्स सेड ही विल स्टिक टू हिज कैंपेन प्रॉमिस टू रिमूव इंडियन मिलिट्री पर्सनल, जो कि स्टेशन है आर्किपेलागो स्टेट मॉलडीव्स में। तो पीपल हैव टोल्ड अस दैट दे डू नॉट वांट फॉरेन मिलिट्री हियर, और ये फॉरेन मिलिट्री को हटा देंगे क्योंकि इनकी सॉवरेनिटी यहाँ पर हैम्पर हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटर हाइक्स एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज। तो पहले यहाँ पर आई थिंक 200 रुपये मिलता था, अभी यहाँ पर 300 रुपये मिलेगा। यस, यहाँ पर लिखा है कि 100 रुपये से बढ़ा दिया गया है सिलेंडर टू ₹300। ठीक है, 35% इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो हैं वो अभी भी रजिस्टर नहीं हुए सेबी पे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हो रखे हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो रखे हैं, लेकिन ये लोग सेबी पे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर सेबी चीफ का कहना है कि आपका ये लाइवलीहुड अगर नहीं रजिस्टर करोगे तो वो कैंसिल करवा देंगे आपका ये जो काम आप कर रहे हो, तो कर लो रजिस्टर। RBI फॉर्म्स एन एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप फॉर ECL बेस्ड फ्रेमवर्क। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है, इनकर्ड क्रेडिट लॉस क्या है, ये बहुत ऑपरेशनल डिटेल्स है, ये आपको नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना, आपको बस यहाँ पर प्रोविजनिंग पता होना चाहिए। तो बैंक जब लोन देते हैं तो उनको सर्टेन पोर्शन अलग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर 100 रुपये यहाँ पर लोन दे रहा है तो बैंक को 1 रुपये अलग रखना पड़ेगा कि ये 1 रुपये वो लोन नहीं दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अकाउंट है जो NPA हो जाता है तो बैंक को यहाँ पर 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है कि अगर ये लॉस हो चुका है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने किसी को 1 करोड़ रुपए दिए और ये लॉस एसेट हो चुका है तो बैंक को 1 करोड़ रुपए अलग करने पड़ेंगे। तो वैसे प्रोविजनिंग बहुत कम होती है नॉर्मल लोन्स के लिए, लेकिन अगर कोई लोन यहाँ पर NPA, लॉस एसेट या डाउटफुल एसेट बनता जाता है तो प्रोविजनिंग यहाँ पर लगातार बढ़ती जाती है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। और रात में 10:30 बजे डाउट सेशन होता है, तो अगर आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।